हम्म। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, all clear? Good. So, a very warm welcome to you all on this new batch of data structures, right? तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको एजेंडाज बता दूं आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट? आज का लेक्चर इट्स अ गुड मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल थिंग्स। तो आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या क्या चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एजेंडा बता दूं मैं आपको। नंबर वन, सबके दिमाग में जो पहली क्यूरियोसिटी होती है डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चाहिए, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा, राइट? नंबर टू, डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो आपके रेज्यूमे में डेटा स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड होना ही चाहिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम कर लें, कंपनी को दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, इट्स एसेंशियल, इट्स अ मस्ट कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी ही चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा स्ट्रक्चर, वो भी आपको आज क्लियर होगा। देन बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी मैंने देखा है, उन्हें लगता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक ही चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली वो अपने एकेडमिक्स में डीएसए एज अ सिंगल सब्जेक्ट देखते हैं, तो लगता है डीएसए एक ही चीज़ है। आज आप ये भी सीख के जाइएगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, और पढ़ा इनको हमेशा साथ में क्यों जाता है, ऑल्दो दे आर डिफरेंट देन ईच अदर। देन द फोर्थ थिंग विल बी डिस्कसिंग इज डेटा स्ट्रक्चर के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगर मुझसे इंटरव्यू में कोई पूछे डेटा स्ट्रक्चर का कोई रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन बताओ, तो मैं कैसे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये चीज अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। नेक्स्ट पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर की वेराइटीज कितनी है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स निकाली जाए तो कितनी तरह की हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस क्यों करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सारी कंपनीज, लेकिन जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, आप कभी चेक करिएगा, उनका 80% इंटरव्यू पैटर्न डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी टारगेट कर रहे हैं, तो जो आपका बेस तैयार होगा, वो बेस हमेशा हमेशा डेटा स्ट्रक्चर से ही तैयार होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कोर्स की आउटलाइन, क्या कुछ इस कोर्स में कवर अप होगा, क्या क्या टॉपिक्स में लूंगा, उनके बारे में एक जनरल ओवरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एल्गोरिदम्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको इंप्लीमेंट करना भी आपको सिखाऊंगा। क्योंकि जब तक आप कोड में चीजों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपका इमेजिनेशन नहीं बनेगा। और आप सब जानते होंगे, कोड अगर लिखना है हमें, तो हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए। तो ये कोर्स टारगेटेड है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आती है उसको लेकर। मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज यूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है सर सी में ही डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग होती है क्या, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो आप जानते होंगे, जो रिलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस जावा से है, आप ऊप्स के इंप्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बिल्कुल वही रिलेशन डेटा स्ट्रक्चर का बाकी लैंग्वेजेस के साथ है। आप डेटा स्ट्रक्चर सीखें, लेकिन इंप्लीमेंट जिस लैंग्वेज में चाहें आप उसमें कर सकते हैं। यू कैन राइट द कोड्स इन पाइथन, यू कैन राइट द कोड्स इन जावा। हम इस कोर्स में कोड्स लिखेंगे इन सी लैंग्वेज। ये भी कई क्वेश्चंस मेरे पास आए, सर डेटा स्ट्रक्चर बदल जाता है क्या जब हम जावा और पाइथन में जाते हैं? नहीं, नहीं बदलता। हाँ, इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल जाता है, कोड लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं सी में पॉइंटर्स होते हैं, इन लैंग्वेजेस में पॉइंटर्स नहीं रेफरेंसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कोड में करना पड़ता है चेंज। बट जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं से भी दूर दूर तक चेंज नहीं होता। बट ये पर्टिकुलर कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी है, तो सी के अंदर हम इसको करेंगे इंप्लीमेंट। सी के अलावा कुछ और चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए। इस कोर्स में मुझे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी की जरूरत नहीं है, बस आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। सी में भी आपको लग रहा होगा सर कौन कौन से टॉपिक, तो मैं बता दूं सी के कौन कौन से टॉपिक की हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा। नंबर 2 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर भरपूर यूज करता है पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों टॉपिक्स को करके आप इजीली डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं सी में। आज तो इनमें से आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आपके पास आराम से 2 दिन का समय है। हमारी अगली क्लास वेंसडे होगी, आप इजीली इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है इन टॉपिक्स पे आपको ब्रशअप चाहिए, तो हम उसका ब्रशअप भी आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेक श्योर ये टॉपिक्स आपको आते हो, तो मजा आएगा कोड लिखने में। क्योंकि आप सिर्फ यहाँ कोडिंग नहीं सीखेंगे, आप कोड ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। और कोड को ऑप्टिमाइज करना मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब आप कोड लिखने के तरीकों से फेमिलराइज हों। इसलिए बेटर होगा इन टॉपिक्स को आप याद से रिवाइज कर लें, ताकि हम इन टॉपिक्स को यूज करके जो भी पढ़ेंगे डीएस में थ्योरेटिकली, उसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। कंपाइलर मैटर नहीं करता, आप जीसीसी यूज कर लीजिए, टर्बो यूज कर लीजिए, चीजें बिल्कुल बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। बस ये 3 टॉपिक आपको आने चाहिए। आप ये मत सोचिएगा क्या एरे नहीं लगेगा, क्या लूप वगैरह नहीं लगेंगे, वो बेसिक हैं। मैं मानकर चल रहा हूं एरे, लूप, इफ एल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये आपने पढ़ रखे होंगे सी में। जो मेन टॉपिक डीएस के अंदर इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो ये 3 टॉपिक हैं, फंक्शन, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर। आपको अगर सी प्लस प्लस और पाइथन आती है, नो प्रॉब्लम इन दैट जूही, आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है जूही, तो आपने सी भी करी होगी, ठीक है। अगर सी नहीं भी करी है, तो आपने इनडायरेक्टली सी प्लस प्लस में क्या बिना क्लास के प्रोग्राम्स बनाए? Jui, have you written any code in C++ language without using a class? If the answer is yes, तो फिर आपको C आती है। C++ में क्लास हटा दीजिए, जो बच गया वो C है। तो whatever concepts I'll be teaching in C, आप उन्हें C++ में भी लिख सकते हैं, C++ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जिसे लगता है वो पाइथन में करना चाहता है, वो पाइथन में भी कर सकता है। मैं फिर कहूंगा, लैंग्वेज सेकेंडरी है, लैंग्वेज सेकेंडरी है। प्राइमरी है कॉन्सेप्ट, और प्राइमरी है आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना। इंप्लीमेंट करने के आपके पास ऑप्शंस होंगे, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज हो जाएंगे। हम लोग इसके अंदर सी यूज करने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट की। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आकाश। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, बहुत से स्टूडेंट्स और मेरे दिमाग में आता है, वो क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन क्या, हमें डीएस विद सी, डीएस विद जावा, डीएस विद पाइथन पढ़नी चाहिए, या फिर डीएस विद सी से हमारा सब कुछ हो जाएगा? आकाश, आप जिस भी लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें करिए। बट हाँ, मैं फिर भी कहूंगा कम से कम 2 लैंग्वेज में सीखिए।
दो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सी लैंग्वेज में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स का कोर इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा। जैसे सी से बढ़िया आपको लिंक लिस्ट की वर्किंग कोई नहीं समझाएगा, लेकिन एक बार सी में लिंक लिस्ट बन गई, फिर जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कोड्स लिखेंगे तब आपको उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस तीनों में करिए, बट मैं जरूर कहूंगा पर्सनली आप दो लैंग्वेजेस में डीएस जरूर अप्लाई करिए। एक सी में, क्योंकि सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी की सारी आपको याद होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डीएस के कॉन्सेप्ट्स में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं डेटा स्ट्रक्चर सारी लैंग्वेजेस में लेता हूं। डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन भी है, डेटा स्ट्रक्चर विद जावा भी अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी है, और आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप सी में डीएस करके फिर उसे पाइथन या जावा में इंप्लीमेंट करें। वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके लिए कोई कोर्स ही ज्वाइन करिए, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इंप्लीमेंटेशन में फर्क हो जाएगा। राइट, चलें आगे। चलिए आप शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या होता है? व्हाट एक्चुअली इज डेटा स्ट्रक्चर? तो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन आ रही है। डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है, सभी लोग प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आज का लेक्चर 10 लेक्चर का बेस तैयार करेगा आपका, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसको सीखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप ये सीखते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपके प्रोग्राम में डेटा होता है, डेटा समझते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रोग्राम में डेटा का मतलब समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे। आपके प्रोग्राम में जो आप वैल्यूज लेते हैं, राइट? आपने जब भी प्रोग्रामिंग करी होगी आपके प्रोग्राम में डेटा आया होगा। जब भी डेटा आया होगा आपने उसे वेरिएबल्स में स्टोर करा होगा। अगर एड्रेसेस रखे होंगे तो पॉइंटर्स में रखे होंगे, अगर ग्रुप ऑफ डेटा रखा होगा तो एरे में रखा होगा। इतनी बेसिक नॉलेज तो सी ने आपको दी ना, यस और नो, राइट? लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स आपको ये सिखाता है कि जो डेटा आपके पास है और बेटर तरीके से इसे आप मेमोरी में कैसे रखें ताकि इस पे करे जाने वाले ऑपरेशंस, इस पे करे जाने वाले प्रोसेसेस आप सबसे एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर पाएं। आई अगेन रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास डेटा है, खूब सारा डेटा है, तो आप मेमोरी में उसे किस तरह से अरेंज करें ताकि आप उसके जब एक्सेस करें, जब उसको प्रोसेस करें, तो आप बेटर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएं। तो डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज पे डील करता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मेमोरी। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज पे डील करता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मेमोरी। क्यों डेटा का रिप्रेजेंट होना मेमोरी में इतना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा अगर ढंग से रिप्रेजेंट होगा तो आप उसे बेटर तरीके से प्रोग्राम में एक्सेस कर पाएंगे, प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। अब मेरी बात को समझने के लिए मैं सबसे सिंपल नॉन टेक्निकल एग्जांपल से शुरू करता हूं, ठीक है? धीरे धीरे लेक्चर को फिर हम टेक्निकल साइड पे लेकर जाएंगे। अभी मैं सिंपल नॉन टेक्निकल पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे एक छोटी सी इमेज आएगी, ठीक है? सभी लोग इस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करें। एज यू कैन ऑब्जर्व, इस इमेज के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्सचर रखा हुआ है, हाँ या ना? इमेज दिख रही है ना सबको? एवरीवन कैन ऑब्जर्व दिस, फाइन। अब मैं आपसे बोलता हूं, मुझे इस बास्केट में से एप्पल्स और ऑरेंजेस निकाल कर दीजिए। मुझे इस बास्केट में से एप्पल्स और ऑरेंजेस निकाल कर दीजिए। आप मानते हैं इस बास्केट में एप्पल और ऑरेंजेस ढूंढने के लिए आपको सब चीजें हटानी पड़ेंगी, और बहुत मुश्किल से आप एप्पल्स और ऑरेंजेस ढूंढ पाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कंप्यूटर साइंस में ये बास्केट कैसी है, कंप्यूटर साइंस में ये बास्केट कैसी है, तो आप मुझे बोलोगे सर सीएस की ब्रांच में अगर बोलें तो ये बास्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें डेटा तो है, इसमें फ्रूट वेजिटेबल्स तो हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड नहीं है। वो बहुत मेसी तरीके से, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड है। और सोचिए जब डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जब ये आइटम्स अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो इस पे सर्चिंग टाइम लेगी ना। इस पे आप जब एप्पल्स और ऑरेंजेस सर्च करेंगे तो समय लगेगा ना। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब मैं आपको बिल्कुल यही टास्क देता हूं, लेकिन इस बार बास्केट बदल देता हूं। इस बार मेरी बास्केट कुछ ऐसी है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस बास्केट में से आपके लिए ऑरेंजेस और एप्पल्स ढूंढना या फ्रूट और वेजिटेबल्स को पहचानना आसान होगा?
आप इजीली उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। या बास्केट को मैं मान रहा हूं रैम, और उसके अंदर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिख रहे हैं उसको मैं मान रहा हूं डेटा, राइट। तो अगर आप अपनी रैम के अंदर इस तरीके से डेटा अरेंज करें जैसे यहां बास्केट के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, तो आपको उस डेटा पे करने वाले ऑपरेशंस कम समय में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स कहता है डेटा को बेस्ट वे में अरेंज करो ताकि आप ऑप्टिमम वे में उस डेटा पे एक्सेस कर पाओ, उस डेटा पे ऑपरेशंस कर पाओ। ये एग्जांपल क्लियर हुआ आप सबको? ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल समझ में आया? तो जिसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है वो जब प्रोग्रामिंग करेगा ना तो डेटा ऐसे रखेगा, राइट। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूं, 2 नंबर ऐड करने में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप ये पता करके बताएं इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने का मिनिमम लेंथ का रास्ता कौन सा है। ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, और अगर आप गूगल मैप्स यूज करते होंगे तो गूगल मैप इस एल्गोरिथम को रोज इंप्लीमेंट करता है। जब आप उसका सहारा लेकर, उसका सपोर्ट लेकर नेविगेशन निकालते हैं एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन का, तो अगर आपको डीएस नहीं आता होगा तो पहले तो ये प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी कि आपको कंपनी करने को क्या कह रही है। अगर किसी तरह से आ भी गई तो जो तरीका आप लेंगे वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को अरेंज करेंगे। जबकि डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको आता होगा तो आप इसी प्रॉब्लम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव कर पाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मेमोरी में डेटा रिप्रेजेंट हो पाएगा, बेटर तरीके से एक्सेस हो पाएगा। आया समझ? हुआ क्लियर? यानी अपन बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोग्रामिंग के एटिकेट सिखाता है। डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोग्रामिंग के एटिकेट सिखाता है कि डेटा आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कैसे भी रखोगे, कैसे भी आप उसको स्टोर करोगे, उसका एक तरीका होगा स्टोर करने का, और वो तरीका आपको बेनिफिट देगा जब डेटा पे आप परफॉर्म करोगे तरह तरह के ऑपरेशंस। इसलिए बहुत सिंपल इंग्लिश में आप याद रखना, डेटा स्ट्रक्चर टीचेस अस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इन मेमोरी सो दैट वी कैन एक्सेस इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिखाता है ताकि हम बेस्ट तरीके से उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। दिस वाज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन समझ आया? आया? क्लियर हुआ? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था डेटा स्ट्रक्चर की कहानी। अब आते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया एक बार फिर से कि डेटा स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि डेटा को मेमोरी में अरेंज करने के बेस्ट पॉसिबल तरीके क्या होते हैं। नाउ कम्स व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एल्गोरिथम कहती है एक बार डेटा जब मेमोरी में आ गया, एक बार डेटा जब मेमोरी में अरेंज हो गया, तो आप किस तरह से उस डेटा पे ऑपरेशंस करें कि जो आपका ऑपरेशन है वो मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम बेनिफिट के साथ आप परफॉर्म कर पाएं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप परफॉर्म कर पाएं। यानी एल्गोरिथम्स कभी डेटा स्टोर करना नहीं सिखाती। ध्यान देना, एल्गोरिथम्स कभी नहीं सिखाती कि डेटा स्टोर कैसे करते हैं। एल्गोरिथम सिखाती है अगर डेटा स्टोर करा गया है तो आप उसको किस तरीके से यूज करें ताकि आपको मोस्ट एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमम वे में अपने रिजल्ट्स मिलें। अब अपन अपने उसी फ्रूट और वेजिटेबल वाले एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूं क्या होती है ना। सपोज आपके पास जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आपको उसकी मदद से सैलेड प्रिपेयर करना है, आपको उसकी मदद से सैलेड प्रिपेयर करना है। तो नोटिस करिए, इनिशियली फ्रूट और वेजिटेबल ऐसे थे, ये आपके प्रोग्राम का रॉ डेटा है। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा तो आपने उसको ऐसे अरेंज कर लिया। ये जो 2 इमेज आपको दिख रही हैं ये डेटा स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रही हैं। अब ये बताइए इतने से सैलेड तैयार हो जाएगा? खाली ये फ्रूट और वेजिटेबल को प्रॉपर तरीके से रखने से सैलेड तैयार हो जाएगा? नहीं। अब आप वो स्टेप्स लेंगे जो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सैलेड। आपका पहला स्टेप होगा आप इन्हें प्रॉपरली वॉश करेंगे, राइट। आपका अगला स्टेप होगा आप इन्हें छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करेंगे ताकि आप वो खा पाएं, उन्हें आप कंज्यूम कर पाएं। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इन्हें प्रॉपरली प्रेजेंट करना, प्रॉपरली ड्रेसअप करना, एंड फाइनली आप इन्हें एंजॉय करेंगे, आप इन्हें खा सकते हैं, आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा आपको इमेज नंबर 3, 4, 5, 6 क्या है, तो इमेज नंबर 3, 4, 5, 6 एल्गोरिथम है, और इमेज नंबर 1 और 2 अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। यानी डीएस बताती है डेटा बताता है, डेटा स्ट्रक्चर बताता है डेटा स्टोर कैसे हो, और एल्गोरिथम बताती है डेटा स्टोर होने के बाद उसको किस तरह से एज अ डेवलपर आप अपने प्रोग्राम में यूज करें, प्रोसेस करें कि आप उसे मोस्ट एफिशिएंट वे में
अपने कोड में एक्सेस कर पाए। आ रहा है समझ? तो मैं बोल सकता हूं एल्गोरिदम का मतलब स्टेप्स है। जल्दी बताइए, कैन आई से एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स? यस, एल्गोरिदम का मतलब हो गया स्टेप्स और सेट ऑफ रूल्स वी फॉलो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन एल्गोरिदम ये नहीं बताती कि आप डेटा को उसके साथ कैसे लाएंगे। डेटा कैसे आएगा वो सिखाने का काम करेगा डेटा स्ट्रक्चर। प्रोसेस कैसे होगा वो सिखाने का काम करेगी एल्गोरिदम। बताइए, दोनों में रिलेशन समझ आया? ये भी समझ में आया दोनों एक साथ क्यों पढ़े जाते हैं? अगर आपको सिर्फ एल्गोरिदम आती है तो आप कभी डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, अगर डेटा गलत अरेंज हुआ तो एल्गोरिदम फेल हो जाएगी, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट नहीं दे पाएगी। इसलिए पहले डेटा अरेंज करना सीखेंगे, फिर देखेंगे उस डेटा पे अगर मुझे सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, ऐड करना है, रिमूव करना है, किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है, तो मुझे एल्गोरिदम उन ऑपरेशंस को करने के बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या देती है। बताएं। ये था नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स का। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चलिए, तो ये थी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, अब नोटिस करिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं ये समझाने के लिए कि अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़े तो आपने 100% डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आप क्वेश्चन सुनना और उसको अपने वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश करना। मैं आपसे कहता हूं राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर, यूजर से 20 इंटीजर्स लीजिए एंड डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन। 20 इंटीजर्स लेने के बाद उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिए। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? इतनी बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग तो सभी को पता होगी। फाइन, अब मुझे बताइए, आप कोई भी दुनिया की लैंग्वेज लें, आप मानते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे? पहला ऑप्शन, आप मुझे बोल सकते हैं सर मैं 20 वेरिएबल्स ले लूंगा इंटीजर टाइप के और उनके थ्रू 20 इंटीजर्स को मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ा होगा, लूप से आगे के चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेजेस कहती हैं कि आप एरेज यूज करें। तो नोटिस करिए, आपने फॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है। आपको पता है कि ये चीज अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप जानते हैं 20 इंटीजर्स मेमोरी के अंदर अगर अरेंज होते हैं और वो एरे के स्टाइल में अरेंज होते हैं तो आप उन्हें बेटर वे में हैंडल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एरे इसलिए ले रहे हैं कि ये एरे कम बाइट्स कंज्यूम करेगा, क्या अगर मैं 20 इंटीजर का एरे बनाता हूं तो क्या वो 20 इंटीजर्स के कंपैरिजन में कम मेमोरी लेगा? नहीं, हरगिज नहीं। अगर मैं मान लूं पर इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम होगी तो 20 इंटीजर भी मेमोरी में 40 बाइट के होंगे। 20 इंटीजर का एरे भी, गौर कीजिए, मेमोरी के अंदर 40 बाइट का होगा। ये बात सब जानते हैं एज अ प्रोग्रामर, लेकिन वी नो दैट इट्स मच मोर इजी टू हैंडल एन एरे एज कंपेयर टू हैंडलिंग 20 इंटीजर। 20 इंटीजर को हैंडल करने में समय ज्यादा लगेगा, जबकि 20 इंटीजर्स के एरे को हैंडल करेंगे तो आप कम समय में अपना काम कर पाएंगे। 20 इंटीजर को अलग अलग हैंडल करेंगे तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अलग अलग लिखने पड़ेंगे। सी होगी तो प्रिंटर स्कैनर, सी प्लस प्लस होगी तो आपको यूज करना पड़ेगा सी आउट सीन, पाइथन आपको आती होगी तो आप यूज करेंगे प्रिंट और इनपुट फंक्शन, लेकिन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह आप एरे ले लेते हैं, पाइथन की बात करूं लिस्ट ले लेते हैं, सी प्लस प्लस की बात करूं एरे ले लेते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप ज्यादा बेटर तरीके से इन 20 नंबरों को हैंडल कर पाएंगे। आया एग्जांपल आपको समझ में? अगर ये एग्जांपल समझ में आया तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है। बस आपको जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो उतना ही आता है जितना लैंग्वेज आपको सिखाती है। बट जो ये पर्टिकुलर सिलेबस है ये आपको ये बताएगा एरे के अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि आप डेटा को बेटर वे में अरेंज कर पाए। ऐसा क्या करें कि डेटा हमें बेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करके मिल जाए। ये करने के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर को इस पर्टिकुलर कोड के अंदर करेंगे अप्लाई। हुआ क्लियर? आई बात समझ? राइट? तो आपका ये समझना कि सर 20 इंटीजर्स की जगह एरे बेटर है, इंडिकेट करता है कि दिस इज डेटा स्ट्रक्चर। वी नो दैट 20 इंटीजर्स का एरे भी 20-40 बाइट्स लेगा, बट उसको हैंडल करना इट विल बी मच मोर इजियर एज कंपेयर टू हैंडलिंग एरे ऑफ 20 इंटीजर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हुआ क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं रियल वर्ल्ड में अगर कोई मुझसे पूछे डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल बताओ तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं कुछ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
रियल वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर्स के देता हूं। एटीएम के बाहर अगर आप कभी नोटिस करें, पैसे निकालने की अगर बहुत सारी भीड़ लगी होगी, तो आप मानते हैं ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राउड है? आप मानते हो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राउड है? जो एटीएम संभालने वाला गार्ड होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगी इस भीड़ को कंट्रोल करना। अगर इसी भीड़ को वो एक लाइन में अरेंज कर दे, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो इन लोगों के लिए एटीएम ऑपरेट करना सही होगा, राइट? अब आप इसको अगर प्रोग्रामिंग के चश्मे से पहन के देखें, तो वो जो लेफ्ट वाला दिख रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, वो जो राइट वाला आपको दिख रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। और शायद आप सब जानते होंगे, ये जो सामने आपको दिख रही है एटीएम के आगे लाइन, ये डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में लाइन नहीं कहलाती, ये डीएस की भाषा में क्यू कहलाती है। अगर मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं एरे नहीं बनाऊंगा, मैं एरे की जगह क्यू यूज करने का काम करूंगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग में डीएस नहीं पता है तो आप मुझे बोलोगे सर एरे बनाएंगे, लेकिन अगर आपको डीएस आती ना तो आप इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए मुझे बोलते सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम यूजिंग क्यू, क्योंकि क्यू वैसे ही काम करती है प्रोग्राम में जैसे रियल वर्ल्ड में क्यूज काम करती हैं। आप मानते हैं जो बंदा सबसे आगे खड़ा है वो सबसे पहले मशीन ऑपरेट करेगा? जो सबसे आगे खड़ा है वो सबसे पहले मशीन ऑपरेट करेगा। और अगर आप नोटिस करें तो इसे डीएस के वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब द पर्सन स्टैंडिंग एट द हेड इज एंटाइटल्ड टू ऑपरेट द मशीन फर्स्ट, वो सबसे पहले मशीन को ऑपरेट करने का हक रखता है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको रियल वर्ल्ड में मिलती हैं जिनका आपको कोड में कन्वर्जन करना होता है। तो ये छोटा सा डेमो था इस बात को बताने के लिए कि अगर आपको कहीं लाइन लगी हुई दिख रही है तो डीएस के टर्म्स में दैट इज नथिंग, इट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने क्यू के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ आपके कानों में एक वर्ड डाल रहा हूं कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉल्व करा जाए तो वो सॉल्व करा जाएगा यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्यू। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ? आया समझ? अब आइए सेकंड एग्जांपल पे। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स इन इंटरव्यूज। आपके सामने एक मैप रख दिया गया है, नोटिस करिए इंडिया का मैप है ये, और एग्जैक्टली बोलो तो इंडिया की सिटीज का एयर कनेक्टिविटी मैप है। ये बता रहा है कि आप वाया फ्लाइट किस सिटी से किस सिटी तक जा सकते हैं। आप सपोज करिए आपके सामने एक चैलेंज आता है, वो चैलेंज ये आता है कि आपको कोयम्बटूर, दिल्ली से कोयम्बटूर की फ्लाइट लेनी है, राइट? आपको दिल्ली से कोयम्बटूर की फ्लाइट लेनी है। अगर आप बहुत ध्यान से मेरे मैप को देखें तो यहाँ दिल्ली भी दिख रहा है, ये रहा दिल्ली, यहाँ कोयम्बटूर भी दिख रहा है, ये रहा कोयम्बटूर। लेकिन बहुत मुश्किल है इस मैप को देखकर यह पहचान पाना कि दिल्ली से कोयम्बटूर का बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा होगा। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मैं आपको बोलूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, दिल्ली से कोयम्बटूर का बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा होगा, अगेन अगर आपको डीएस नहीं आती होगी तो आप अपने सेल्फ मेड लॉजिक्स लगाएंगे। अगर आपको डीएस आती होगी तो आप यूज करेंगे डीएस का एक और पॉपुलर टॉपिक जिसका नाम है GRAPH, विच स्टैंड्स फॉर ग्राफ। आपने सुना है ग्राफ नाम? इन जनरल सुना है? चलिए आप प्रोग्रामिंग छोड़िए, इन जनरल तो ग्राफ सुना होगा। तो जैसे ग्राफ्स आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं विच आर लाइक मैप्स, ऐसे आप डेटा स्ट्रक्चर में भी ग्राफ्स बना सकते हैं। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां बहुत बल्कि डेटा हमें हैंडल करना होता है वहां हम इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक में अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है। अब आप सोचिए आपके फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये लिस्ट बहुत ड्रामेटिकली बढ़ेगी कि नहीं, डायनेमिकली बढ़ेगी कि नहीं? और इसको मैनेज करना एक एरे के बस की बात नहीं है, इसको मैनेज करना एक एरे के बस की बात नहीं है। तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए आप एडवांस लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जो हमारे इस कोर्स का पार्ट है, और उसी एडवांस लेवल में आप पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्राफ्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनसे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मिलती हैं जब आप इंटरव्यू सेशन फेस करते हैं। और वहां आपका सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि प्रॉब्लम देखकर ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा। जब ये पता लग जाता है डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, फिर आप अप्लाई करते हैं कि उसको कौन सी एल्गोरिथम से अपन को करना है प्रोसेस। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप ये दोनों चीजें सीख जाएंगे, बाय लुकिंग एट अ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा और कौन सी उसके ऊपर लगेगी एल्गोरिथम। क्लियर हुआ? आया समझ में? जैसे जो आपके सामने मैंने प्रॉब्लम रखी है ये वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के नाम से। शॉर्टेस्ट पाथ वर्ड सुना होगा आपने कभी ना कभी, सुना? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज करके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लोग करते हैं सॉल्व। अगर डीएस नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपके सारे वर्ड्स नए नए लग रहे हो, लेकिन अगर हल्का फुल्का आइडिया आपको डीएस का है तो ये वर्ड सब आपके कानों से गुजरे होंगे कभी ना कभी। बस आपने कभी इनको इंप्लीमेंट नहीं करा होगा, आपने कभी इनकी कोडिंग नहीं करी होगी, सिर्फ मगअप कर लिया होगा थ्योरेटिकली।
ये सब हम लोग इस कोर्स में कोड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल आकाश, हैशिंग पे भी आऊंगा मैं, अभी आऊंगा हैशिंग पे, अभी आता हूं, ठीक है। लेट मी प्रोसीड, जैसे स्लाइड्स है वैसे चलूं, फिर मैं हैशिंग पे भी बताता हूं आपको। ये क्लियर हुए एग्जांपल्स? आगे बढ़ूं? राइट, तब आपको पता लग गया होगा डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है। जब आप किसी भी अच्छी कंपनी को फेस करेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज में जाएंगे, वह कोई ना कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऐसी आएगी जहां आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे अप्लाई। इसलिए आपको दोनों चीजें पढ़नी है, और हम दो नहीं, हम तीन चीजें पढ़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूं। नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर, नंबर 2 एल्गोरिथम, नंबर 3 बताइए क्या? नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर, नंबर 2 एल्गोरिथम, नंबर 3 वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ एल्गोरिथम को रटना नहीं है आपको, उसको कोड करना आपको आना चाहिए, ताकि आप उसे किसी लैंग्वेज में प्रॉपरली कन्वर्ट कर पाए। और जब कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज में, तब समझ में आएगा कोड में क्या गलतियां हुई हैं, और आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, अगर आपको अपनी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी करनी है, अगर आपको लगता है पढ़ ली सर मैंने C++ जावा, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप प्लीज डेटा स्ट्रक्चर पढ़िए। जितना आपको लैंग्वेज नहीं सिखाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा आपके इंप्लीमेंटेशंस डेटा स्ट्रक्चर क्लियर कर देगा। जो जो वहां के डाउट्स थे वो सब डेटा स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएंगे जब आप उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करेंगे। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ें? चलिए, तो ये हुई बात डीएस के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की। ठीक है, अब स्लाइड्स में सब कुछ है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं, क्योंकि अब मुझे लिखना ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल हर टाइप के क्यू का इंप्लीमेंटेशन कवर करेंगे। रिया, कितने क्यूज के नाम सुने रिया आपने? कितनी तरह की क्यूज होती हैं? लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबली एंडेड क्यू, डायनेमिक क्यू, सब होंगी कवर, राइट? 3 सुनिए ना, 2 और पढ़ाऊंगा मैं आपको, 2 बोनस, एक डायनेमिक क्यू और एक डबली एंडेड क्यू, जिसको बोलते हैं डेक। सिलेबस है लास्ट में, डोंट बॉदर, स्लाइड के एंड में सिलेबस है, और मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? ऑल ऑफ यू हैव जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो उसको ज्वाइन याद से कर लीजिएगा। सारा मटेरियल जो भी मैं क्लास में कराऊंगा, सारे नोट्स, सारी स्लाइड्स उस ग्रुप में पोस्ट होंगी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसके बाद है शिवम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के बिना नहीं कर सकते अपन, राइट? डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेप है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना है तो आप दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बैच आगे लॉन्च होगा, अभी ये डेटा स्ट्रक्चर का बैच है। प्रियांशु, किसी को भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छी आईटी कंपनीज को टारगेट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सीएस से हो कि मैकेनिकल से हो कि सिविल से हो। अगर आपको लग रहा है आप एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ मस्ट, राइट? अगर अच्छा पे पैकेज चाहिए आपको, आप नहीं चाहते हो कि कंपनी आपको सेकंड ग्रेड प्रोजेक्ट्स पे रखे या बेंच पे रखे, आप लीड बनकर उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो, तो डीएस की नॉलेज बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। मैं सब बताऊंगा आपको, ड्यूरेशन, कंटेंट सब बता रहा हूं मैं। पहले मैं अपना कोर्स, अपना आज का कंटेंट तो कवर कर लूं, ठीक है। चलिए, अब आता है अगला पॉइंट, अगला टाइटल, डेटा स्ट्रक्चर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आज यहां से आप सीख के जाइए वो ये कि जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में, डेटा स्टोर करते हैं, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। आई रिपीट, जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे हैं। दैट मींस अगर मैं बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो डेटा स्ट्रक्चर की 2 कैटेगरीज बनती है। एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एज आई सेड, ये अगले लेक्चर का बेस तैयार हो रहा है। पहले कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और इन्हीं का दूसरा नाम आप हर लैंग्वेज में सुनते हैं बाय द नेम ऑफ डेटा टाइप्स। ये वर्ड सुना है आपने? किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी होगी तो डेटा टाइप शब्द सुना होगा, राइट? जिन्हें आप लोग डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं लैंग्वेजेस में, उन्हें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में बुलाते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको लग रहा है सर इसमें कौन कौन आता है, अब क्योंकि मैं सी के बेसिस पर आपको चीजें पढ़ा रहा हूं तो गौर करिएगा। इंटीजर आता है इसमें, सी का स्टैंडर्ड डेटा टाइप। कैरेक्टर आता है इसके अंदर, फ्लोट आता है इसके अंदर। और याद करिए, क्या सी हमें एड्रेसेस रखने देती है?
क्या सी में कोई डेटा टाइप ऐसी है जिससे आप एड्रेसेस होल्ड कर पाए? हाँ, तो इसी कैटेगरी में पॉइंटर्स आते हैं, राइट? अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सब, ये सब के सब डेटा होल्ड करने का काम करते हैं। इन सब में हम कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हैं। और फिर गौर से सुनना, हर वो चीज जिसमें डेटा रखा जा सकता है वो डेटा स्ट्रक्चर की नजरों में एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, वो कंप्यूटर साइंस की नजरों में एक डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो क्या आप इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू रख सकते हैं? इंट ए अगर लिखते हैं तो रख सकते हैं, तो वो अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। बस एक वैल्यू ही रख सकते हैं, एक से ज्यादा रखनी है तो फिर आप एरेज बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर सिंगल वैल्यू रखनी हो तो एक इंटीजर तो लिया जा सकता है और वो अपने आप में कहलाएगा डेटा स्ट्रक्चर, राइट? इसके अलावा आपको मिलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यहां से आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉन प्रिमिटिव फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे कहलाते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरे कहलाते हैं, गौर कीजिएगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? अगर आपको लग रहा है सर नॉन प्रिमिटिव मतलब, तो आई होप आपने प्रोग्रामिंग करते वक्त ये वर्ड सुना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जरूर सुना होगा। तो जब आप किसी लैंग्वेज में क्लास बनाते हैं, जब आप सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें लीनियर और नॉन लीनियर दो कैटेगरीज आती हैं। अब सबसे बड़ा डाउट मैंने बिगनर्स के दिमाग में देखा है इन दो वर्ड्स को लेकर होता है। तो पहला चांस आप लीजिए, आप बताइए लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी बताइए। व्हाट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? आप तो बस मुझे लीनियर का मतलब बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए। या चलिए आप इतना भी मत बताइए, मैं एक वर्ड लिखता हूं, आप बताइए क्या ये सही है? लीनियर मींस कंटिन्यूअस। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग स्टेटमेंट है। लीनियर का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता, लीनियर का मतलब सीक्वेंशियल होता है। अब आपको लगेगा सर एक ही तो बात हुई, नहीं हुई एक ही बात। सीक्वेंशियल अलग होता है, लीनियर अलग होता है। सुनिएगा ध्यान से, कंटिन्यूअस अलग होता है, सॉरी। कंटिन्यूअस कहता है मेमोरी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा अरेंज हो। जब डेटा एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होता है तो हम मानते हैं वो कंटिन्यूअस है। जैसे आप याद करिए, एरे कंटिन्यूअस होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक। एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। सीक्वेंशियल कहता है एक के बाद एक डेटा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा, जरूरी नहीं है कि वो डेटा अपने आप में कंटिन्यूअस होगा। अगर वो डेटा कंटिन्यूअस नहीं भी है पर एक एलिमेंट के बाद हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, तो वो अपने आप में कहलाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। एरे को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, एरे दोनों है, एरे कंटिन्यूअस भी है, एरे सीक्वेंशियल भी है। लेकिन कई डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सीक्वेंशियल हैं, लेकिन गौर करिएगा वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर सुना हो, तो क्या आपने लिंक लिस्ट का नाम सुना है? बताइए, इस वर्ड को सुना है आपने? रिकॉल करिए, इसका जो मेमोरी डायग्राम बनता है, जिन्होंने नहीं सुना है परेशान मत होइएगा, मैं भी आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। इसका जो मेमोरी डायग्राम बनता है उसमें आप याद करिए एलिमेंट्स कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बस एलिमेंट एक के बाद एक के बाद एक मेमोरी में आते हैं, पर वो कंटिन्यूअस नहीं आते हैं। तो जब डेटा कंटिन्यूअस नहीं होता है पर एक के बाद एक एलिमेंट मेमोरी में है, तो हम मानते हैं डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो कंटिन्यूअस और लीनियर में बहुत फर्क है। कंटिन्यूअस कहता है अगर पहला एलिमेंट 1000 पे है तो दूसरा एलिमेंट 1001, तीसरा 1002, ऐसे होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस है। सीक्वेंशियल कहता है पहला 1000 पे है, दूसरा 4000 पे होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1000 से 4000 आपस में कनेक्ट होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाने का रास्ता मिलना चाहिए। आ रहा है समझ? राइट? तो अब आप मुझे बताइए, जो ट्रेन की बोगीज हैं वो अपने आप में लीनियरली अरेंज्ड हैं? ट्रेन की जो बोगीज हैं वो अपने आप में लीनियर हैं? यस। आप एक बोगी से आगे जाएं तो एक ही बोगी तक जा सकते हैं ना? तो अगर आपको ए से सी तक जाना है तो बी से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन के अंदर से जा रहे हैं तो अगर आप ए से सी तक जाते हैं और आप बी से पास होते हैं
तो आपको नहीं पता, लेकिन आप डेटा स्ट्रक्चर की वोकैबुलरी में अगर कहूं तो यूज कर रहे होते हैं लीनियर मॉडल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें नंबर 1 आता है एरे, जो मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, पढ़ा है सभी लोगों ने एरे, राइट। नंबर 2, यहां से आपका एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। एरे के बाद जो अगला पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर आता है वी कॉल इट स्टैक, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। स्टैक के अलावा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू आती है, और याद रखिएगा मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूं, इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं जो हमें कवर अप करनी है। अगर आपने ना सुना हो तो मैं बता दूं, 5 तरह की क्यू हमें डिस्कस करनी है। नंबर 1 लीनियर क्यू, नंबर 2 सर्कुलर क्यू, नंबर 3 प्रायोरिटी क्यू, नंबर 4 डायनेमिक क्यू, एंड नंबर 5 डी क्यू, जिसे डेक के नाम से भी बुलाते हैं। ये सब क्यू की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। देन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जो इसके बाद वाले सबकी बैकबोन बनेगा। ये नहीं बना तो आगे वाला कुछ नहीं बनेगा, और उसका नाम मैंने अभी आपसे शेयर करा था, और उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है लिंक लिस्ट। द नेम ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट। ये 4 टॉपिक हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ये मानते हुए कि आपको एरे आता है। अगर एरे में डाउट्स हैं तो इन्हें पढ़ाते वक्त मैं एरे के डाउट्स भी क्लियर करता चलूंगा। इसके बाद आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको नॉन लीनियर का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। लीनियर आपने सुना, मेमोरी में एक के बाद एक आएगा तो लीनियर होगा। अगर ऐसा हो कि एक के बाद मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, गौर करिएगा, एक के बाद मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप में कहलाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अपने कंप्यूटर में देता हूं। ध्यान से देखिएगा जो दिखा रहा हूं। सबसे पहले बताइए, डेस्कटॉप नजर आ रहा है? मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप नजर आ रहा है आप सबको? फाइन। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे कंप्यूटर में इस वक्त आपको कितनी ड्राइव्स दिख रही हैं, मेरे कंप्यूटर में इस समय कितनी ड्राइव्स दिख रही हैं आपको, तो आपका जवाब होगा 3 ड्राइव दिख रही ना, एक सी ड्राइव, एक डी ड्राइव और एक ई ड्राइव, जिसमें अभी कोई डीवीडी नहीं है तो वो ब्लैंक दिख रही है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं इस सी ड्राइव के अंदर जाऊंगा तो कितने फोल्डर्स दिख रहे हैं? एक या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। तो अब आप डायग्राम ड्रॉ करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा ये नॉन लीनियर क्यों है। मेरे पास एक माई कंप्यूटर, देखा आपने, उस एक माई कंप्यूटर के अंदर 3 ड्राइव्स, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और नोटिस करिए सी ड्राइव के खुद के अंदर एक फोल्डर के एक से ज्यादा फोल्डर, एक से ज्यादा फोल्डर, और आप मानते हैं इनमें से किसी फोल्डर के अंदर जाऊं तो और सब फोल्डर्स मिलेंगे, उसके अंदर जाऊं तो और सब फोल्डर्स मिलेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये लीनियर वे में अरेंज हो सके। मानते हैं पॉसिबल नहीं है कि लीनियर वे में अरेंज हो सके। इस तरीके के कोड्स को हैंडल करने के लिए, इस तरीके की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स कहता है। फिर आप आ जाइए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। नॉन लीनियर में क्या यूज होता है? नॉन लीनियर में 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। पहला कौन है? पहला ट्री है। ट्री क्या होता है? जो आपने अभी माई कंप्यूटर वाला एग्जांपल देखा, वो डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में ट्री होता है, जिसमें एक एलिमेंट मल्टीपल से कनेक्टेड है, आगे वाले फर्दर मल्टीपल से कनेक्टेड है, वो अपने आप में ट्री होता है। और इसके अलावा इसका एडवांस वर्जन भी हमें पढ़ना है, जिसका भी नाम मैंने आपसे अभी अभी शेयर करा, और वो होता है अपने आप में ग्राफ। ट्री और ग्राफ में क्या फर्क है अभी चिंता मत कीजिएगा, आज तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बस इतना समझ लीजिए, ट्री और ग्राफ दोनों में एक बात कॉमन है, और आप इनसे मल्टीपल एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो अगर एक सिंगल एंटिटी के पास मल्टीपल एंटिटीज की इंफॉर्मेशन रखनी है तो डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है अपने आप में नॉन लीनियर। बताइए समझ आ रहा है? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, नॉन लीनियर में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट कि उसे अलग से पढ़ेंगे, और उसका नाम होता है HEAP एंड इट स्टैंड्स फॉर हीप। HEAP, इट स्टैंड्स फॉर हीप। फाइन। अब मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, ये जितने भी मैंने बोले, ताकि आपको क्लियर हो जाए लीनियर नॉन लीनियर दिखते कैसे हैं। अब नोटिस करिए, इस समय जो स्क्रीन पे डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको सारे डायग्राम में एक कॉमन बात दिख रही है? बताइए, कॉमन दिख रहा है? हर एलिमेंट के बाद नोटिस करिए एक एलिमेंट है, हर एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट है। तो जब ऐसे डेटा अरेंज होगा
तो ये बताइए कैसा डेटा स्ट्रक्चर होगा? दिस इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे ही नोटिस करिए ये लिंक लिस्ट होती है। अभी टेक्निकल बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये क्या है, बस इतना समझने की कोशिश करिए। यहां भी नोटिस करिए एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट है। अगेन दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैक है। यहां भी चेक करिए आफ्टर एवरी वन एलिमेंट वी जस्ट हैव वन मोर एलिमेंट। तो अगर एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा होगा इंडिया में कई बार ह्यूमन चेन्स बनती हैं, देखा है ना आपने, लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं। अगर उसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नजर से देखें तो वो ह्यूमन चेन अपने आप में क्या है? अगर आप उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नजर से देखें तो वो ह्यूमन चेन्स अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यस, वो अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। आफ्टर वन पर्सन देयर इज वन पर्सन, फिर उससे एक पर्सन कनेक्टेड है, उससे एक पर्सन कनेक्टेड है, ये अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और मुंबई में जब मटका फूटता है, राइट, जब जन्माष्टमी के दौरान मटका फूटता है तो वो जो झुंड बनाकर चढ़ते हैं वो लीनियर है। गोविंदास की जो टोली आती है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है? नहीं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वहां नोटिस करिए एक मल्टीपल के साथ कनेक्टेड होता है, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक को सर पे बिठाया, एक को पैर पे टंगाया, इतने सारे लोगों से वो कनेक्टेड होते हैं, राइट। दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़े, क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप नॉन लीनियर का डायग्राम देखिए तो वो जो मैं बात कर रहा हूं आपको रियलाइज होगी। चेक करिए, इसमें एक एलिमेंट से कनेक्टेड है मल्टीपल एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये कनेक्टेड है दो से, ये दो फिर कनेक्टेड है दो और से, वो दो फिर कनेक्टेड है दो और से। दिस इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे रियल वर्ल्ड में मार्केटिंग चेन चलती है, सुने आपने कंपनी के मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जो आते हैं मार्केट में, एक कस्टमर है वो फिर दो कस्टमर और बनाता है, वो फिर चार कस्टमर और बनाते हैं। इस तरीके की मार्केटिंग रिलेशनशिप दिखानी है तो आप यूज करते हो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यस, नेटवर्क मार्केटिंग, वो सब अपने आप में नॉन लीनियर में आते हैं। तो ये लेफ्ट वाला जो आप देख रहे हैं वो ट्री है, राइट वाला जो आप देख रहे हैं वो ग्राफ है। दोनों ही नॉन लीनियर है, दोनों की मदद से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक एलिमेंट के साथ रख सकते हैं। बट फर्क क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि डायग्राम में आपको फर्क दिख रहा होगा। ग्राफ में गौर करिए, क्लोज्ड पाथ होता है, तो जहां से शुरू करे वहां वापस लौट सकते हैं, जहां से शुरू करा वहां घूम के वापस आ सकते हैं। गौर करिए, अगर आप इस एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो इससे इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, और वापस आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। जबकि ट्री में आप नोटिस करिए बिल्कुल लाइक अ स्पाइडर, जबकि ट्री में आप नोटिस करिए आपको कहीं क्लोज पाथ नहीं दिखता है। ट्री के अंदर सब पाथ ओपन है, आप यहां से यहां नहीं जा सकते डायरेक्ट, राइट। बाकी इसके बारे में और बातें होंगी जब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे विजिट करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कितने तरह से मेमोरी में डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा था अपन इस बारे में भी बात करेंगे कि कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स पे इतना डिपेंड क्यों करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी समझते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी समझते हैं, ऐसी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं डायरेक्ट एंड यूजर के सामने उनका प्रोडक्ट जाता है। तो अमेजॉन प्रोडक्ट्स बनाती है, यस। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, यस। ठीक है, आप कोई भी कंपनी ले लें, गूगल प्रोडक्ट्स बनाती है, यस। ये जितनी भी कंपनीज हैं जिन्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बोलते हैं, ये सब के सब अपने इंटरव्यूज के 80% सेशन डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस रखते हैं। जबकि जो दूसरी कंपनीज होती हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज कहलाती हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं करती, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पर अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन करती हैं। वो सारी की सारी कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर कम पूछती हैं, पूछती वो भी हैं लेकिन कम पूछती हैं। अब इन लोगों को उतने स्मार्ट डेवलपर्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट डिजाइन करने को नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छे ऐसे लोग चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, जो किसी प्रोग्रामिंग के लिए तरह तरह के सॉल्यूशंस निकाल पाए, बेटर ऑप्टिमाइज वे में सॉल्यूशन को दे पाए और बेहतर ढंग से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें। और इस चीज का डिफरेंस इनके सैलरी पैकेजेस में भी दिखता होगा। जो इंडस्ट्री में हैं आप में से, आप इस बात को जानते होंगे। ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर को अगर सर्विस बेस्ड कंपनी देती है तो 21 से 26K तक ऑफर करती है। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूं, तो अगर आप इसका साल भर का एवरेज निकालें तो रफली 3.5 लाख के आसपास इनका पैकेज आता है। जबकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आए, ये स्टार्टिंग सैलरी आपको 1 लाख देंगी, वो भी तब जब आप फ्रेशर हैं। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर इनमें जाते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं उस हिसाब से आपको इन कंपनीज की तरफ से पे पैकेजेस मिलते हैं।
इसलिए आप देखिएगा हर सॉफ्टवेयर डेवलपर का ड्रीम होता है कि अगर उसको कहीं किसी अच्छी जगह प्लेस होना है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। मैं सर्विसेज को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपके करियर में बूस्ट आता है, जो आपको एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। हाँ, एकदम सरकारी टाइप की नौकरी अगर करनी है, लाइफ लॉन्ग रहना है, तो आप सर्विस बेस में जा सकते हैं। राइट, आया समझ? इसलिए डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने करियर में बूस्ट लाना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई भी कंपनी है, तो मैंने आपके सामने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, इवन कुछ और भी कंपनीज है जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। दे आर वेरी गुड कंपनीज एंड दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑफरिंग वेरी गुड पे पैकेजेस। राइट, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? क्लियर हो गया? राइट, अब ये जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, याद रखिएगा इनको 1 घंटे के अंदर आपको पूरे तौर पे जज करना होता है। इन्हें ये भी जज करना होता है कि आप कितने स्मार्ट प्रोग्रामर हैं, इन्हें ये भी जज करना होता है आप नई टेक्नोलॉजीज कितने अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, इन्हें ये भी जज करना होता है कोई नई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में एक सबसे बढ़िया सिद्धांत माना गया है कि अगर आपको किसी प्रोग्रामर की एबिलिटीज चेक करनी हो तो आप उस पर डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम थ्रो करिए, देखिए वो बंदा उन प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करता है। अगर डीएस पढ़ी होगी अप्रोच अलग होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी सिर्फ लैंग्वेज करी होगी, उसकी अप्रोच से ही समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस लेवल की होती हैं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स हर हाल में आपको करना चाहिए। कॉलेजेस में पढ़ाते ऐसा है कि लोग उससे डरने लगते हैं, जबकि मैं कहता हूं अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के साथ कुछ है तो वो ये डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की नॉलेज है। ठीक है, तो ये था नॉन टेक्निकल पार्ट। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, जो आपकी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है, हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस नोट मत कीजिएगा, ये एज इट इज शेयर हो जाएगा ग्रुप में। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसा मैंने कहा, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा स्टैक। लेकिन याद रखिएगा स्टैक के लिए क्या चाहिएगा, स्टैक समझने के लिए आपको सी लैंग्वेज के बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम सिर्फ स्टैक समझेंगे नहीं, हम उसका बकायदा एल्गोरिदम और फिर उसका प्रॉपर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। या आपने सुना होगा स्टैक में पुश पॉप, इन सब के नाम सुने? हैव यू हर्ड दीस टर्म्स? स्टैक में पुश होना, स्टैक से पॉप होना, इन सब के कोड्स लिखने हैं अपन लोगों को, खाली इनके बारे में बात नहीं करनी है। तो कोड लिखने हैं, दैट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। फिर उसके बाद सी लैंग्वेज में स्टैक इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। फिर स्टैक की कुछ बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। उनमें आता है एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इन सब के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट होगा हमारा स्टैक का। स्टैक कवर अप होने के बाद वील माइग्रेट ओवर टू क्यूज। क्यूज में याद रखिएगा इनिशियल पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लीनियर क्यू, डबली एंडेड क्यू। डायनेमिक क्यू का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक लिंक लिस्ट ना पढ़ लें। मैंने आपसे कहा था ना हम 5 क्यू पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको 4 तरह की क्यूज के नाम दिख रहे होंगे। नंबर 1 लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबली एंडेड क्यू। वेयर इज डायनेमिक क्यू? वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तब पढ़ेंगे जब हम लिंक लिस्ट कवर अप कर लेंगे। बिकॉज टू इंप्लीमेंट एनी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हमें लिंक लिस्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वंस वील रीच लिंक लिस्ट, हम लिंक लिस्ट के थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे लिंक लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लिंक लिस्ट कैसे स्टैक और क्यू को और बेटर कर देती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक लिस्ट के कोड्स कैसे लिखे जाते हैं। सबसे ज्यादा यहीं पे आपको फोकस करना है। एक बार लिंक लिस्ट आपसे बनने लग गई, फिर लिंक लिस्ट की सारी वेराइटीज आप हैंडल कर पाएंगे, लाइक सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, ये सब। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टैक और क्यू के लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन की। तो बिल्कुल लास्ट में आप चेक करिए, यहां पढ़ाऊंगा मैं आपको डायनेमिक क्यू, जब लिंक लिस्ट वाला पार्ट हमारा खत्म हो रहा होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे। ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में वील बी कवरिंग ट्रीज। ट्रीज की कई वेराइटीज हैं, एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग वेराइटी, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी जो प्रोग्रामिंग में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की कई सारी वेराइटीज हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री, जैसे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। इन सब की अपन को करनी है कोडिंग, तो इन सब के इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे। ट्री जैसे ही आपका कवर अप होगा, आपका नॉन लीनियर का बेस तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्री पे आप तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे पुश पॉप बहुत पॉपुलर है, ऐसे शायद आपने इनके नाम सुने होंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सुने इनके नाम। दीज आर वेज टू ट्रैवर्स अ पर्टिकुलर ट्री। तो इनका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करना सीखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, we'll move over to advanced part of trees, AVL tree, B tree and TB trees.
ये सब अभी आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे अगर आपने डीएस के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। बस आप देखते चलिए क्या क्या हमको कवर अप करना है, ठीक है। देन विल रीच ग्राफ्स, वेरी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर। फेसबुक के अंदर अगर आपको फ्रेंड लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है, जो मैंने आपके सामने शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम रखी वो इंप्लीमेंट करनी है, वो सब की सब करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल। उसके बाद वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट विल कम, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। आई थिंक सभी ने इसका नाम सुना होगा, सुना है, लेकिन आपने कभी प्रोसेसिंग रिकर्जन की इंटरनल वर्किंग नहीं समझी होगी। इस सिलेबस में मैं आपको रिकर्जन का इंटरनल प्रोसेस बताऊंगा, रिकर्जन कैसे काम करता है, अंदर कैसे लैंग्वेज डेटा को मेंटेन करती है, चाहे सी हो, जावा हो, पाइथन हो, सब में रिकर्जन सेम तरीके से इंप्लीमेंट होता है। और कुछ बहुत पॉपुलर रिकर्सिव प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने सुना हो तो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है रिकर्जन की, जिसका नाम है टॉवर ऑफ हेनोई। हैव यू हर्ड दिस? ये प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे आप इन द टॉपिक ऑफ रिकर्जन, ठीक है। फिर हम कंपेयर करेंगे रिकर्जन और लूप में कब कौन बेटर रहता है, कब रिकर्जन यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये सारी की चीजें करने के बाद लास्ट में, इनफैक्ट ये पहले ही आ जाएगा, ये पहले ही आ जाएगा आपका पार्ट, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सीखेंगे अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना। हैव यू हर्ड बिग ओ नोटेशन? ये वर्ड आप लोगों ने सुना है आज तक कभी? राइट आपने कभी ये सुना है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है? आपने ये सुना है जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो कंपनी आपको कोड ऑप्टिमाइज करने को बोलती है, आपने प्रोग्राम बना दिया, फिर वो बोलती है अब इसको ऑप्टिमाइज करो, इसका रनिंग टाइम कम करो। तो आप इसमें सीखेंगे रनिंग टाइम क्या होता है और कैसे रनिंग टाइम कम करा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसके बाद आएगा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। आप सीखेंगे कई तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, कई तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन सब के बारे में बात होगी। इन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकाली जाती है वो अपन लोग करेंगे डिस्कस। ये था सिलेबस का ओवरव्यू। इसमें मैंने अभी सिर्फ मेन टॉपिक लिखे हैं, सब टॉपिक्स इसमें और बहुत सारे हैं। क्लियर? हाँ हैशिंग भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल हैशिंग भी है, डोंट बॉदर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर आप इसमें ही सीखेंगे, जब आप मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे ना, विल बी डिस्कसिंग डिवाइड एंड कॉन्कर, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। खुशी, क्लासिक डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो आप इस डीएसए के सिलेबस में पढ़ेंगे, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं वो इनके बेस पर बिल्टअप होते हैं। जैसे ट्राई आपने अगर नाम सुना हो, वो इनके बेस पर बिल्टअप डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रीडी मेथड वगैरह सब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। सृष्टि, दैट विल बी कवर्ड इन डीपी, दिस इज डीएस। ओके, डेफिनेटली मोनिका, कंटेंट्स डिफरेंट होंगे, जावा के अंदर अलग तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे, टॉपिक सेम होगा, कंटेंट्स वैसे के वैसे होंगे। जो सी में आप कोड लिख रहे हैं, जावा में उन कोड्स को आप डिफरेंट ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है जावा में कंपैरिजन भी आएगा। अगर आप जावा जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा जावा के पास खुद के पास स्टैक है कि नहीं है, जावा के खुद के पास लिंक लिस्ट है। तो जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे तब उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। यस, विल बी लर्निंग सूडो कोड्स। मैं आपको सबसे पहले सूडो कोड ही करवाऊंगा, सूडो कोड के बाद हम लोग कोड्स पे आएंगे। नहीं प्रगति, सी प्लस प्लस वाला ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग सिलेबस बैकअप इसके बारे में बात करें। सिलेबस हो गया, पर सर आप हैं? यस सर। हाँ, इनको फी बता दीजिए, हेलो, बैच का शेड्यूल बता दीजिए। हाँ जी ठीक है, फीस बता दें आप इन्हें। चलिए आप एक चीज सुन लीजिए, आप लोग की फीस, ऑनलाइन फीस ऐसे तो 3000 है, लेकिन इसकी फीस 2500 है फीस इस बैच की, और वो भी 30 तारीख से पहले देते हैं, तो 30 सितंबर से पहले देते हैं, तो आपकी फीस 2500 लगेगी। और जो स्टार्टिंग के 20 बच्चे, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स अगर फीस पे करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। 200 का स्पेशल डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स की। और एक चीज ध्यान रखिए, 20 स्टूडेंट कैसे गिने जाएंगे? जो आप लोग मेल पर हमें रिसिप्ट सेंड करेंगे उसके बेस पे गिने जाएंगे।
मतलब सबकी फीस 2500 रहेगी 30 सितंबर तक जो पे कर देता है। बात क्लियर? 30 सितंबर तक देते हैं तो फीस 2500 रहेगी, और जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं उनकी फीस 2300 हो जाएगी, 200 का और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और गिनने के लिए जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे उनको गिना जाएगा जो आप लोग मेल करते हैं, और मेल करने के लिए SCA पेमेंट, SCA जूम पेमेंट करके जो आपको बताते हैं जिसमें मेल करने के लिए, उस पर मेल करिए तो उसके हिसाब से ही आपकी काउंटिंग गिनी जाएगी। और 200 का डिस्काउंट लेने के लिए जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें। ये तो होगी पेमेंट की बात। बैच आपका यही टाइम चलेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो जाएंगे। डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7 रहेंगे। और आप लोग को जो भी कुछ क्वेरी होती है तो या तो मेरा नंबर भी लिखा हुआ है सर ने, और आप सर का नंबर लिखा है, तो हम लोग की क्लास जब फ्री हो जाती है उसके बाद आप कॉल कर लिया करें। मेरी क्लास फ्री हो जाती है 7 बजे के बाद, तो कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं आराम से। और पेमेंट आप करके याद से मेल करें, मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं तो वो डिस्काउंट हम आपको नहीं दे पाएंगे। कॉल आप इस नंबर पे भी और कर सकते हैं। 30 सितंबर से पहले फीस, ये जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। फाइन। ड्यूरेशन कोर्स का 45 लेक्चर्स, 45 लेक्चर्स। ओके, तो आपकी नेक्स्ट क्लास है वेंसडे इवनिंग 6 PM। ठीक है। टॉपिक विल बी डिस्कसिंग स्टैक। सर इनको बैकअप चाहिए स्ट्रक्चर और पॉइंटर का, तो इनके ग्रुप में इनको बैकअप्स चाहिए स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन के लिए, तो इनके ग्रुप में आज डाल दीजिएगा। कल इनकी कवर अप क्लास ले लें, कल और परसों 2 दिन, ताकि जब परसों यहाँ आए तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, है ना। तो आज अपन डिसाइड करके ग्रुप में डाल देंगे पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन। आप बैकअप अरेंज कर दो, फिर इनसे बात कर लेने का, जो उसमें कम कंफर्टेबल हो पहले ले लेना। ठीक है। शिखा पेमेंट का मोड आपको ग्रुप में मिल जाएगा। पेमेंट कैसे कर सकते हैं सर ये लोग? पेमेंट का मोड पूछ रहे हैं। पेमेंट की डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं मैं अभी। पेमेंट की डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर देता हूं, पेमेंट की डिटेल्स सारी। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूं सर, फिर उनको वैसा कर दें। हाँ, और मेल याद से कर दें, मेल करना कंपलसरी है। प्रगति C++ का डेटा स्ट्रक्चर और C का डेटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, विल मीट ऑन 23 सितंबर 6 PM। ठीक है। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आज वाली, और पेमेंट डिटेल्स भी ग्रुप में शेयर्ड है। परसों और आपकी क्वेरीज ले लूंगा मैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।